हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती हैं, वो होती हैं भाई, एक तो टेक्निकल होती है, सिंपल सी बात है कि जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोग चार्टिंग कर रहे होते हैं ना यहाँ पे बैठ के, ये लाइनें लगा रहे हैं, ये चार्टिंग कर रहे हैं, ये समझ लो कि एक टाइप है टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस की, ये ट्रेडिंग की एक टाइप है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल। कुछ लोग करते हैं भाई जो कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं खाली, ओनली टेक्निकल्स पे चलते हैं, वो ना फंडामेंटल को देखते हैं ना सेंटीमेंटल देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ टेक्निकल देखते हैं। वो देखते हैं कि यार चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, वो ब्रेकआउट हो गया, बस वहां पर ट्रेड ले ली, बस। उनको ये नहीं पता कि भाई यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में क्या न्यूज आ रही है, फलाना फलाना, ये सब चीजें वो कुछ भी नहीं देखते। इसी तरह से फंडामेंटल वाले भी होते हैं जो खाली फंडामेंटल देखते हैं, जो कि टेक्निकल्स नहीं देखते, जिनको चार्टिंग का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, किसी चीज का इल्म नहीं होता चार्टिंग का, कि यार चार्ट क्या बता रहा है आपको, ऊपर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई डिमांड, ये सब चीजें कुछ भी नहीं देखते वो, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे बात कर रहे होते हैं। और ये ज्यादातर पोजीशन ट्रेडर कहलाते हैं। पोजीशन ट्रेडर मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर, ठीक है, जिन्होंने ये देखना होता है कि यार आज अगर न्यूज आ रही है तो उस न्यूज का डाटा क्या निकलने वाला है, और उसके बिहाफ पे डॉलर क्या रिएक्ट कर सकता है, और डॉलर के साथ हमारा गोल्ड या यूरो यूएसडी या जो भी है, वालम वल्लाह वालम, जो भी वो जिस पे ट्रेड करते होंगे, पोजीशन ट्रेडर जो बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, वो लोग फंडामेंटल देख के ट्रेड करते हैं, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी परसेंटेज डिवाइड करते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं, बस। ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास होती है फंडामेंटल, और तीसरी होती है सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल का मतलब यही है कि यार आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे ना, ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आइडियाज नजर आएंगे लोगों के, सॉरी ये आइडियाज का होगा यहाँ कहीं ऑप्शन, या नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाओगे ना, तो होम पेज पे भी नजर आ जाएगा, नहीं तो आप ट्विटर खोल लो, ट्विटर खोलने के साथ आप फेसबुक खोल लो या लिंक्डइन खोल लो, वहाँ बड़े बड़े जो है ना एनालिसिस बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े वो बैठे हुए होते हैं जो कि चार्टिंग की एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैंने एक चार्ट की एनालिसिस किया, ठीक है, चार्ट एनालिसिस करके मैंने आगे पोस्टिंग कर दी। हम्म। अब सेंटिमेंटल क्या करेंगे, वो देखेंगे यार इस बंदे ने चार्ट सेंड किया, हाँ इसने ये कहा है कि यार मार्केट 3355 से 3380 की तरफ जाएगी, या तो 3380 से 3355 से अगर ब्रेकआउट देती है तो ये मार्केट यहाँ तक जाएगी, यानी कि बस वो किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाने जानते हैं, बस। सेंटिमेंट्स इनको कहते हैं कि यार उसने ये कह दिया तो ये हो सकता है, उसने ये कह दिया तो ये हो सकता है, बस। सो सिंपल इज दैट। या तो वो आपको ये दिखा रहे होंगे, जैसे कि लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि वो रेंजिंग देख रहे होते हैं कि कितने लोग बाय में बैठे हुए हैं, कितने लोग सेल में बैठे हुए हैं, गोल्ड को न्यूट्रल है कि बाइंग में है या सेलिंग में है, तो वो ये चीजें देख रहे होते हैं। पता चल जाता है कि यार वो बाइंग है कि सेलिंग है या न्यूट्रल है। अगर वो सेलिंग में है तो वो सेलिंग में जाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बाइंग में दिखा रहा है आपको, ये जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से। लेट सपोज अब ये न्यूट्रल है, ग्रेड हुए में लोग, न्यूट्रल चल रहा है ना, मैंने कल भी आपको ये बताया है कि यार मार्केट न्यूट्रल है, मैंने सेंटीमेंट्स भी देखे थे ना, इसलिए मैंने बताया कि यार कल मार्केट न्यूट्रल है। तो आज मंडे है, मार्केट इतनी ज्यादा कोई खास मूव नहीं करके गई, 250 पे मूव की है उसने ऊपर से नीचे तक, लेकिन कोई खास मूव नहीं है, ऊपर दोबारा आ चुकी है वो, ठीक है। तो न्यूट्रल चल रही है, ग्रीड है लोग, अगर ये एक्सट्रीम ग्रीड होंगे तो इसका मतलब है कि यार बहुत ज्यादा ग्रीड में है, बाइंग में है, लोग बाई की तरफ जा रहे हैं। अगर बाई की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग सेंटीमेंट्स को देखते हुए वो बाइंग करते हैं, बस। ना उनको टेक्निकल का पता, ना उनको फंडामेंटल का पता, कुछ नहीं, वो बस सेंटीमेंट्स देखते हैं कि जहाँ दुनिया जा रही है वहां चल पड़ो, बस। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग कैंडल स्टिक की। भाई कैंडल स्टिक क्या होती है? अच्छा मैं आपके पास ना एक चीज और खोल लेता हूँ, मैंने बनाई थी अपनी खुद की पीडीएफ ही, अगर पीडीएफ चाहिए होगी आप लोगों को तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा सारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये सारी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को बता दी। एक तो ट्रेडिंग की टाइप्स क्या होती हैं कि भाई एक होती है टेक्निकल्स होती है, एक फंडामेंटल होती है, और एक, अब इसी में आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ ट्रेडर्स। कैंडल स्टिक भी पढ़ते हैं अभी आगे चल के, कैंडल स्टिक का हमारा टॉपिक था। अच्छा इसी में ही अभी मैं इसके थ्रू पढ़ाता हूँ आपको पीडीएफ के थ्रू, कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर भी होते हैं। अब हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम किन टाइप में आते हैं, हम लोग किस टाइप में आते हैं? हम लोग आते हैं भाई इंट्राडे टाइपिंग में, ठीक है। क्या हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं? कि हम लोग सुबह ट्रेड खोलते हैं, दोपहर को खोलते हैं और शाम को क्लोजिंग कर देते हैं, रात में क्लोजिंग कर देते हैं, और अपनी क्लोजिंग करके हम लोग साइड पे हो जाते हैं, ट्रेड को ज्यादातर लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड नहीं करते, ठीक है। तो चार टाइप के ट्रेडर होते हैं, चार टाइप के ट्रेडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? इंट्राडे ट्रेडर, डे ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। डे ट्रेडिंग के एक दिन में ट्रेड लगाई और एक दिन में ही क्लोज कर दी, उसको हम कहेंगे डे ट्रेडर, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर आ जाते हैं, बात करते हैं स्विंग ट्रेडर। दूसरी टाइप होती है स्विंग ट्रेडर, जो कि स्विंग्स देख रहे होते हैं। स्विंग्स कैसे देखते हैं? वो मार्केट को के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। लोगों ने क्या किया,
अच्छा, स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं, स्विंग्स देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यार मार्केट ने ऊपर स्विंग बनाई है, ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है, रेजिस्टेंस के बाद वो अपनी सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट से वो उठने लगा है, यहाँ से वो बाइंग में घुसेंगे। बाइंग में घुसने के बाद वो उन लोगों का टारगेट होता है स्विंग्स का खाली। वो ना परसेंटेज देखते हैं ना वो प्राइस की मूवमेंट देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है कहाँ तक नहीं जा सकती। वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग्स के साथ खेलते हैं। उन्होंने यहाँ से बाइंग की, बाइंग एंटर की इन्होंने, ठीक है, यहाँ से बाइंग एंटर की। उन्होंने देखा कि यार ये रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ दी है, अब ये जब तोड़ी है ना मार्केट ने, वो ऊपर जाने देते हैं, मार्केट को हाँ जाती रहे कोई बात नहीं, उनकी ट्रेड यहाँ से चल रही है अभी। वो दोबारा जब वापसी आती है ना, वो दूसरी एंट्री का इंतजार करते हैं कि हमारी दूसरी एंट्री कब बनेगी। वो दूसरी एंट्री बनती है उनकी स्विंग पे, कि प्रीवियस जो हाई बनी थी वहीं पर जो मार्केट ने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद दोबारा वो मार्केट लो बनाएगी उसी जगह पे। जब वो मार्केट लो बना के दोबारा कैंडल बनाएगी अप की, तो हम दोबारा से बाय में घुसेंगे। वो स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, कि पूरी पूरी स्विंग्स को फॉलो करते हुए ऊपर तक जा रहे होते हैं वो, कि हाँ बस ठीक है, मार्केट जब तक के हमारी लो नहीं तोड़ेगी तब तक के हम ट्रेड से बाहर नहीं होंगे, नहीं तो हमें प्रॉफिट मिलता चला जाए कोई बात नहीं। ये होते हैं स्विंग ट्रेडर्स जो कि प्रॉपर स्विंग्स में चल रहे होते हैं, ठीक है, स्विंग्स को, सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, और ये सबसे बेहतरीन ट्रेडर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन ट्रेडर होते यही है, स्विंग ट्रेडर। फिर आ जाते हैं हमारे पास पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर का मैंने आपको बताया, जैसे कि फंडामेंटल ट्रेडिंग पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होल्ड करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म। मैंने आप लोगों को बैंक की भी मिसाल दी थी कि बैंक जब भी आता है, किसी एक रेंट की दुकान लेता है, अपनी ब्रांच खोलता है, तो वो उस दुकान का 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठता है। वो 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास क्लाइंट आएंगे, वो अपने पैसे जमा कराएंगे या वो अपने अकाउंट्स खोलेंगे। उनका टारगेट ये होता है कि मैक्सिमम हमारे अकाउंट्स खोलें, मैक्सिमम हमारे अकाउंट्स खोलें। जब उनके पास मैक्सिमम अकाउंट खोलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा डिपॉजिट आता है, और अक्सर कोशिश वो ये करते हैं कि जून में, जुलाई में, अक्सर ये कोशिश करते हैं कि यार वो के अपने क्लाइंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं सर आपका डिपॉजिट नहीं आया, आप प्लीज़ डिपॉजिट डालें। वो जब डिपॉजिट डालता है तो उनका टारगेट होता है कि यार हम लोग 10 साल में 0.00 समथिंग परसेंट पर परसेंट, मतलब कि 0.001 या 0.002% एक दिन में कमा के, हम लोग 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी ब्रांच कहाँ खड़ी होगी। ठीक है, तो ये कहते हैं पोजीशन ट्रेडर्स, जो कि पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं, और आप इनको इंस्टीट्यूशन ट्रेडर भी कह सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक दिन जा रहा है, 2 दिन जा रहा है, महीनों महीनों, हफ्तों हफ्तों उनकी ट्रेड होल्ड होती है। इसी तरह से फिर आ जाती है स्कैल्पिंग। सबसे बड़ी रिस्की चीज स्कैल्पिंग होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी ट्रेड की जाती है, छोटी छोटी, और बड़ा रिस्क लेके हम बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग अपना फंड तो गवाते ही गवाते हैं, साथ में अपना साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन भी खराब करते हैं अपना, ठीक है, अपना सब कुछ खराब करते हैं वो यहाँ पे आके स्कैल्पिंग में। अगर स्कैल्पिंग की किसी को अगर आदत लग जाए ना, तो वो कोशिश यही करे कि ट्रेडिंग से 1 महीना 2 महीना दूर रहे, और पूरे प्लान के साथ दोबारा से स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आए। ठीक है, अगर स्कैल्पिंग की आदत लग जाए तो ये बात याद रखिएगा, अपने पास पेपर पेंसिल पे लिखा करें। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कि इंसान को ये ट्रेडिंग जो है वो बर्बाद कर देती है, स्कैल्पिंग तो खासतौर पर बर्बाद कर देती है। जहां आप स्कैल्पिंग में घुसे हो, वहां आपकी बर्बादी शुरू। मतलब कि छोटी ट्रेड लोगे, बड़ा रिस्क लोगे, यानी कि आप कोशिश ये करते हो कि यार मुझे जो है ना वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिले, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी ट्रेड मिले कि मैं 20 पिप या 30 पिप प्रॉफिट बना लूं। और 20-30 पिप का प्रॉफिट बनाने के लिए आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड लॉट्स भी लगाते हो, आप बड़ी बड़ी लॉटें लगाते हो, ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। आपको प्रॉफिट होता है, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा, लेकिन वो जब जाता है ना, तो फिर वो ऐसा जाता है कि पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देता है, क्योंकि आपकी लॉट साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो ये बात लाजमी जहन में रखिएगा अपनी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं कैंडल स्टिक्स पे, ठीक है। कैंडल स्टिक्स, भाई कैंडल स्टिक्स क्या है, हम लोग कैंडलें देखते हैं बैठ के, हम लोगों को उसके बैकग्राउंड का नहीं पता यार। बैकग्राउंड क्या है कैंडल स्टिक्स का, किस तरह से चल रही होती है कैंडल स्टिक्स। उस टाइम चावलों के ट्रेडर ने क्या किया था, वो चावलों का एक चाइनीज ट्रेडर था चावलों का, ठीक है, उसने ईजाद की थी। वो किस तरह की थी, उसने कहा था कि यार मैं सुबह सुबह आता हूँ चावलों का कंटेनर लेके, ठीक है, चावलों को बोरियां लेके मंडी में आता हूँ, या मैं बेचने आता हूँ, ठीक है। जब बेचने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार जब मैं लेके आया हूँ तब मेरा रेट कुछ और है, ठीक है, दिन के टाइम मेरा रेट कुछ और होता है, और रात के टाइम मेरा रेट कुछ और होता है। मतलब कि मैं 50 रुपए किलो या 150 रुपए किलो का चावल में बेचने के लिए आया हूँ मंडी में, ठीक है, वो जाता है 250 के प्लस भी, वो 250 प्लस भी जाता है दोपहर
में 300 प्लस भी जाता है, 400 प्लस भी जाता है, लेकिन एट द एंड वो क्लोजिंग पे आता है तो वो 150 पे या 120 पे या 110 पे आ जाता है। ठीक है, इतने पे आता है। यानी कि एक ओपनिंग मार्केट, जब मार्केट मंडी ओपन हुई है, तब उस मंडी की ओपनिंग के बाद उसका रेट कितना ऊपर तक गया, कितना नीचे तक गया, ओपनिंग क्या थी और क्लोजिंग क्या थी, ये चार चीजें उसको नोट डाउन करने के लिए उसने कैंडलस्टिक का इजाद किया। ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लोज के ऊपर कहाँ तक गई है मार्केट, नीचे कहाँ तक गई है मार्केट, ओपन कहाँ से हुई है, क्लोजिंग कहाँ से हुई है, उसने एक कैंडलस्टिक इजाद की है। उसके बाद फिर एक और 1980s के बाद जो है ना, कोई कोई 10 साल बाद या 8-10 साल बाद जाके जो है ना, कुछ मॉडर्न तरीका आया एक और, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का एक अलग मॉडर्न जो है ना वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो एडवांस लेवल में जाती है, नई इजादें होती हैं। ठीक है, तो जब ये चावलों का ट्रेडर आया था ना, इसने खाली ओपनिंग और क्लोजिंग दी थी, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की थी, हाई और लो नहीं दी थी। मॉडर्न दौर जब आया, उन्होंने हाई भी दी और उन्होंने लो भी दी, तो उसको उन्होंने बना दिया था एक कैंडलस्टिक, कि हम लोग जब भी कैंडलस्टिक पढ़ रहे होते हैं तो वो हम हाई, लोस, ओपनिंग और क्लोजिंग को पढ़ते हैं कि यार हाई कितनी मारी है मार्केट ने, लो कितनी मारी है, ओपन कितनी मारी, क्लोजिंग कितनी मारी है। तो ये तो दिन की भी होती है, 1 घंटे की भी होती है, 5 मिनट की भी होती है, 1 मिनट की भी होती है, ये बात आप लोगों को सब पता है। ठीक है, ये रहा, ये देखो एंशियंट जापान कैंडलस्टिक। जापानीज ट्रेडर था, 17वीं सेंचुरी में जो है ना इसने इजाद की थी। चावलों का ट्रेडर था, जापानीज राइस ट्रेडर था, इसने ये कैंडलस्टिक जो है ना वो इजाद की थी। उसके बाद फिर मुनाई सोहामा ने की थी, थोड़ा सा और एडवांस लेवल उसने लेके आया। फिर उसके बाद वेस्टर्न दौर में जो है ना वो फिर से दोबारा जो है वो मॉडर्न होता चला गया, और ये कैंडलस्टिक जो है वो इजाद हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी देख रहे होते हैं ना, वो कैंडलस्टिक्स को देख रहे होते हैं। ये कैंडलस्टिक अगर एक कैंडल मूव कर रही है ना, 1 मिनट की एक कैंडल अगर मूव कर रही है, ये वाली लेट्स सपोज ये कैंडल मूव कर रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें चल रहे हैं मार्केट में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो देख रहे हैं कि यार हाई क्या बनती है, लो क्या बनती है, ओपनिंग क्या हो रही है, क्लोजिंग क्या हो रही है। फिर 1 मिनट के बाद दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बाइनांस में, क्रिप्टो करेंसी में अक्सर देखा होगा कि ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक जब लगाते हो आप, तो ऑर्डर बुक में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं आपको, और लोगों ने जो है ना वो लेट सपोज अगर 1,20,000 पे अगर बीटीसी चल रहा है, तो लोगों ने 1,20,000 पे सेलिंग भी लगाई हुई होती है। 4 बीटीसी, 5 बीटीसी, 1,20,000 समथिंग पे, 1,22,000 समथिंग पे, 1,23,000 समथिंग पे उन्होंने सेलिंग लगाई हुई होती है। तो वो जो उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए होते हैं, वो लगाए हुए इसलिए होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, हमारा ऑर्डर पिक करे, हाई बनाए अपनी और वापसी आ जाए। तो एक एक कैंडल में मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना आपके वो रोटेट हो रहे होते हैं। अब हम लोग इन कैंडल स्टिक्स को पढ़ते कैसे हैं भाई? कैंडल स्टिक्स को इस तरह से पढ़ते हैं कि यार हमें कुछ कैंडल्स हमें ये इशारा दे रही होती हैं, हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं। पहले मैं कैंडलस्टिक्स पढ़ाता था आप लोगों को, ठीक है, पहले जो मैंने बैचेस खत्म किए उसमें मैंने कैंडलस्टिक्स पढ़ाए हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ा है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ा है मैंने, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तीन तीन तरह के मैंने कैंडलस्टिक के पैटर्न आप लोगों को पढ़ाए हैं। लेकिन अब जो दौर आ चुका है, वो दौर आ गया भाई कैंडलस्टिक अब कोई काम नहीं करती है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत वर्स्ट केस होता है ऐसा कि कैंडलस्टिक कोई काम हो जाए, ठीक है, काम कर जाए। तो हम लोग कैंडलस्टिक्स को पढ़ना भूल गए कि हम पढ़ते इसको, ज्यादातर नहीं पढ़ते। लेकिन जो मेन मेजर है ना, उन कैंडलस्टिक्स को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मेजर है, जो कैंडलस्टिक्स मेजर होती हैं, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो वो बिल्कुल हाई पे बने या जो बिल्कुल लो पे बने, उनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। वो होगा हमारा मैक्सिमम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। बस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का अब दौर खत्म हो चुका हुआ है। जैसे जैसे दौर आगे आगे जा रहा है, वैसे वैसे हमारी ट्रेडिंग की दुनिया में भी चेंजिंग बहुत ज्यादा आती चली जा रही है। ये देखो, ये मैं पहले डोजी बता पढ़ाता था, बुलिश इंगल्फिंग, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये बेरिश इंगल्फिंग, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी सिंगल है, ये ट्रिपल है, ये भी ट्रिपल है। हम जो पढ़ेंगे इनमें जो हमारी मेजर है वो ये हैं: इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग। बाकी का सब भाड़ में जाए यार, अब कोई काम नहीं आती, कोई कैंडलस्टिक का काम नहीं आता। ठीक है, सिर्फ यही पढ़ेंगे अभी हम लोग, कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पूरी एग्जांपल पढ़ेंगे साथ साथ हम लोग। आगे चल के हमारे पास एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 है, उसमें मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पढ़ाऊंगा। आप अक्सर बात करते हैं कि M15 अगर यहाँ पे क्लोज कर दे तो फिर हम इसको लॉन्ग लेके जाएंगे, नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा। H1 पे भी आप ऐसे ही करते हैं, तो उस वो पूछना था कि वो कैसे एनालिसिस होते हैं, और ट्रेडिंग करते हम्म, हुए कौन सी कैंडल्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, सही बैठते H1 हैं, या सही बैठते हैं वैसे। कैसे? मैं कह रहा हूँ सही बैठते हैं वैसे जो बताता हूँ। वही कह रहा हूँ ना। आप जो टीपी बताते हैं, मैंने आपको सुबह सुबह ही मैसेज किया था कि हम्म। खबरी तगड़ा है,
एसएल को हिट करवा के फौरी मार्केट 55 पे गई है। ऐसे ही। यार देखो बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। कैंडल स्टिक जो है ना वो आपको बड़ा कुछ बता रही होती है। हम लेवल्स लगाते हैं अपनी। लेवल्स क्या लगाते हैं हम लोग, जैसे कि अब मैंने अब आपको कल लेवल दिया था ये वाला, ठीक है, ये वाला, कि मैंने कहा था कि यार ये यहाँ पे गैप आया हुआ, मार्केट यहाँ से रिफिल कर स्क्रीन सकती है, शेयरिंग ऐसा ही है। नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कल, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने खोल के बताया, मैंने कहा कि यार यहाँ मार्केट आ सकती है, ऐसे ही है। हम्म। यहाँ आ सकती है मार्केट, यहाँ जब आएगी तो हम उसको देखेंगे, रिजेक्शन मिलती है तो हम सेलिंग करेंगे, यही कहा था मैंने। सही। अगर आप जाओ तो रिकॉर्डिंग खोल के देखोगे, एनालिसिस करके देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ट्रेड दी थी यहाँ से, अगर रिजेक्शन देती है तो। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग गैप ही जो दिया ना वो उसके ऊपर का दिया, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये कैंडल क्लोज कर दी ना इस जगह पे, जब इसने मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, इस लेवल को जब उसने क्लोज कर दिया है, और अगर हम यहाँ से सेलिंग में बैठे होते पहले से ही, अगर हम पहले से यहाँ सेलिंग में बैठे हुए होते, इस लेवल को जब मार्केट ने क्लोज कर दिया है, इसको क्रॉस कर दिया है, क्लोज हो गई है, दोबारा रिजेक्शन पे आके, अब मार्केट जब दोबारा उठ रही है ना, तो मैं यहाँ से आपकी क्लोज करवा दूंगा ट्रेड। मैं ये बोलूंगा कि भाई ऑलरेडी 15 मिनट की कैंडल इस लेवल को क्रॉस कर चुकी हुई है, तो इसका नीचे जाना अभी मुमकिन नहीं है, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। फिर हमारे पास एक ये लेवल लेवल था, ठीक है, ये वाला 3368 वाला, ऐसे ही है। इस सही। जगह मार्केट ने हाई बनाई थी, इस हाई को जब मार्केट ने तोड़ा ना, इस जब हाई को मार्केट ने तोड़ा, तब हम लोग एंटर हुए थे, यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे 67 68 पे, इस जगह पे कहीं करके हम लोग एंटर हुए थे मार्केट में। जब इसने इसको हाँ ब्रेक जी। कर दिया, हाई को जब ब्रेक कर दिया, तो भाई मुझे यही नजर आ रहा था कि मार्केट 73 का हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी, और मार्केट ने वही किया कि मार्केट ने दोबारा ट्रैप किया और जाके 73 का स्टॉप लॉस हिट किया। हिट करने के हम्म। बाद, अब ये वाला लेवल हमारा इतना स्ट्रांग लेवल था, अब आप खुद देखो कि मार्केट ने दोबारा इस जगह पे आई है, उसको ब्रेक किया, फिर नीचे घूमती रही। ये लेवल भी मैंने लगवाया था, आप लोगों से याद होगा आप लोगों को, ये वाला नीचे वाला भी लेवल लगवाया था आप लोगों को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला हम्म। लेवल और ये वाला लेवल, ये दोनों इतने स्ट्रांग हो गए कि इसी में ही मार्केट घूमती रही। इसको फिर ब्रेक किया तो मार्केट दोबारा कहाँ गई है, प्रीवियस हाई की तरफ गई है। कैंडल को मैं इसीलिए देख रहा होता हूँ, कैंडल की क्लोजिंग का, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, कभी भी मार्केट को कैंडल की क्लोजिंग से पहले पहले आप ट्रेड नहीं लो तो बेहतर है। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखो कि क्या हो सकता है। अब हुआ क्या, मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई ना इस जगह पे, ये डबल, ये वाला जो कैंडल स्टिक ना, ये पैटर्न है ये वाला एक पैटर्न है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक हम्म। कैंडल्स भी कहेंगे, हम इसको कहते हैं कि आप इसको बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हो, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग, सॉरी, बेयरिश इंगल्फिंग भी कह सकते हो, और इसको एक हरामी पैटर्न के नाम से जाना जाता है जापानीज लैंग्वेज में, हरामी पैटर्न, तो वो से ये भी कहते हैं। हम्म। ये हमारी जुबान जापानी कहाँ से ले गए। बस वो हमारी जबान में हरामी पैटर्न जो है ना, हमारी जबान में इसका मतलब कुछ और होता है। सही है। अगर तो कोई लेडीज नहीं है यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ। बताइए। ठीक है, अगर तो नहीं, अभी इस कोई लफ्ज लेडीज को नहीं सारे सुन। पाकिस्तानियों को पता है। अच्छा, ठीक है। नहीं फिर भी वो मुझे भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ना ये बताते हुए कि यार इस हरामी को क्या बोलते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये ठीक है। जापानीज लैंग्वेज में ये हरामी पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ से मार्केट जब, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मुझे ये कैंडल नजर आई, कैंडल पे यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था इस जगह पे, इसकी रिट्रेसमेंट पे। इस कैंडल की हम्म। रिट्रेसमेंट कितनी होती है भाई, ये 50% की रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट लगा लो। ये 50% की रिट्रेसमेंट, मार्केट 50%, ऑलमोस्ट 50% के पास आई है, रिट्रेस लिया है, और यहाँ से मार्केट वापसी घूम गई है, इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती थी। हम्म। तो ये आहिस्ता 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 करके जब मैं आपको स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये कैंडलस्टिक के सारे जितने भी है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। कि इसके अंदर मतलब बिजी वर्ड्स के अंदर ये है कि अगर जहाँ पर अपना गैप आ जाए ज्यादा, ठीक है जी, $8 का या $10 का, वहां पे ट्रेड ले लो। $8 का, $10 का अगर गैप आ जाए तो वहां पे ट्रेड ले लो। जी, ये मतलब हुआ इजी वर्ड्स में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आठ अच्छा। डॉलर का $10 का अगर गैप आ जाए तो आप इस पे अंधाधुन होकर ट्रेड ले लो, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
हमने ट्रेड अगर लेनी होती तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते। मुझे यहाँ से नजर आया कि यार ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एरिया था, यहाँ 50% ऊपर क्लोज हुई है मार्केट, ऑलरेडी 50% ऊपर क्लोज हो चुकी हुई है। 50% के क्लोज के अगर ये नीचे क्लोज होती और यहाँ से रिजेक्शन देती तो भाई यहाँ से एंटर हो सकते थे हम लोग। इस ओपनिंग के गैप का हमारा पहला टारगेट होता है कि ये ओपनिंग का गैप पहले रिफिल करेगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी 50% ऊपर ब्रेक हुई है। बिल्कुल। उसके ऊपर ब्रेक हुई है तो भाई हमारी यहाँ ट्रेड बनती नहीं थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड दी थी 67 के पास, 60 हम लोगों ने 67 के पास यहाँ पे मैंने एंटर लिए थे। वो मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मैं प्रीवियस हाई देख रहा था कि हम चांस ले लेते हैं। छोटा स्टॉप लॉस था, छोटे स्टॉप लॉस का मैंने चांस लिया कि यार अगर ये मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से रिजेक्शन देगी, तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन मार्केट ने एट द एंड इस हाई को ब्रेक किया और हम लोग 20 में बाहर हो गए। हम्म। तो कैंडल स्टिक आपको पूरी पूरी डायरेक्शन बता देती है अगर आपने लेवल्स लगाए हुए हैं तो। अगर आपने लेवल्स नहीं लगाए हुए और आप बोलते हो कि यहाँ पे जो है वो इस तरह की कैंडल बन गई है, बस यहाँ से बाय बाय होगा, बाय बाय होगा, सेल सेल होगा, तो ऐसा नहीं होता। हम्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। ये हमारा अच्छा भाई, मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने लगा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई को हमेशा आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे और डिमांड एरिया को आप हमेशा सपोर्ट पढ़ोगे। ये एक ऐसी चीज है ट्रेडिंग की कि ये बैकबोन है, ठीक है। पूरी दुनिया की बैकबोन, पूरी दुनिया चल ही रही है तो इस पे चल रही है कि अगर ठीक। मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर आपने एक बॉल है, वो बॉल आपने फेंकी है ऊपर की तरफ, वो जब नीचे जाके हिट करेगी तो ग्राउंड को हिट करेगी, वो ग्राउंड जो होगी ना वो उसकी सपोर्ट होगी। और अगर आपने बॉल ऊपर छत पे फेंकी है तो छत को जाके वो टकरा के वापसी आ रही है तो वो रेजिस्टेंस हो गई। यानी कि वो सप्लाई एरिया ऊपर छत है और नीचे फ्लोर आपका जो है वो डिमांड एरिया है, सपोर्ट है। परफेक्ट। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एक ऐसी बैकबोन है ट्रेडिंग की कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब कुछ छोड़ दो, आप सारे टेक्निकल्स छोड़ दो, आप सारे फंडामेंटल्स छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रिप सप्लाई और डिमांड की और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हो जाए ना, और पूरी पूरी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके आप अगर ट्रेड को लगाओगे ना, तो आप कामयाब हो, यकीन करें। ठीक। ये ऐसी बैकबोन है कि मार्केट सालों पीछे चले जाओ यार, सालों पीछे चले जाओ, आपको हमेशा मार्केट का यही बिहेवियर दिखेगा कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट जा रही है। सपोर्ट तोड़ती है, रेजिस्टेंस बनाती है, रेजिस्टेंस तोड़ती है, सपोर्ट बनाती है, बस ये काम होता है मार्केट का। हम्म। सालों पीछे चले जाओ, तब से मार्केट यही कुछ करती हुई आ रही है। कोई चीज नई नहीं है इसमें कि आप कोई नई चीज देख रहे हो कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हट के कुछ आ गया, नया आ गया, कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं आया और ना कभी आ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया चल ही इसी पे रही है। सप्लाई और डिमांड के गेम पे चल रही है। सप्लाई और डिमांड का अगर हम, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, शायद कल की बात है, कल मैंने बताया था आपको कि लेट सपोज अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से कोरोना से बाद जाके ना थोड़ा सा एक टाइम आया था जिसमें चीनी बहुत महंगी हो गई थी पाकिस्तान में। चीनी बहुत, चलो आप चीनी को छोड़ो, आप सब्जी का अगर रेट ले लो आप, टमाटर अक्सर हम्म। महंगा हुआ रहता है। टमाटर अक्सर महंगा हुआ रहता है अगर आप लोग सब्जी लेके ले आते हो घर पे तो। अगर आप ऐसे लोग हो कि सब्जियों को लेने जाते हो तो आपको पता होगा रेटों का, ठीक है। टमाटर अक्सर महंगा हुआ रहता है। वो क्यों हुआ रहता है महंगा? क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही होती और डिमांड हर घर की है और रोजाना की डिमांड है। जब श्योर। डिमांड बढ़ती रहेगी, जब डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई पीछे से रुक जाएगी, सप्लाई कम आ रही होगी, या मौसम के हालात ऐसे हो गए कि यार सारी फसलें खराब हो गई, या सैलाब आ जाता है, जब भी सैलाब आता है हमारा, ठीक है, सैलाब आता है या वो ऊपर से नहर में पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, आलू प्याज और टमाटर वगैरह इन सब का रेट जो है ना ऊपर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिमांड हर घर की है और रोजाना की डिमांड है। सप्लाई चाहिए ही चाहिए, जब तक कि सप्लाई पूरी नहीं होगी तब तक कि डिमांड पूरी नहीं होगी। तो सेम है, सेम पूरी दुनिया का मामला यही चल रहा है यहाँ पे भी, कि अगर हमारे पास सप्लाई एरिया, अब लेट सपोज सप्लाई एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है जिसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ये हमारे पास सारा सप्लाई एरिया है। हम्म। ये मार्केट एक बार उठी है, उठ के मार्केट यहाँ पे आई है, सप्लाई बनाई है, सप्लाई एरिया प्रीवियस भी सप्लाई था, पहले भी सप्लाई था, फिर दोबारा सप्लाई एरिया बना, थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर वो थोड़ा सा इसलिए गया क्योंकि वो लोगों को बाहर भी तो करना है ना, उसने लिक्विडिटी क्रैक भी करनी है, उसने लोगों को लॉस भी करवाना है, स्टॉप लॉस फंड भी करवाना है। तो वहां से उसने सप्लाई बनाई,
फिर डिमांड बनाई, यहाँ से छोटी सी डिमांड बना के दोबारा अपनी सप्लाई एरिया पे गया, उसी दोबारा सप्लाई एरिया से 2 दफा रिजेक्ट हुआ, तीसरी दफा रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे गई है। कहाँ गई है भाई? डिमांड एरिया पे गई है। डिमांड एरिया पहले भी ये डिमांड एरिया था, ये डिमांड एरिया था हमारा पहले भी। जब भी यस सप्लाई टूटेगी, जब भी सप्लाई टूटेगी वो बन जाएगी डिमांड, जब भी डिमांड टूटेगी वो बन जाएगी सप्लाई एरिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लाजमी। सुफियान भाई, ये सब चीजें जो है ना, लाजमी अपना शेख साहब, ये लाजमी सुनना है, गौर से सुनना है। आप लोगों का जी दिमाग भाई बिल्कुल जो है ना हट हट जाएगा, आपके जो फजूल के लॉसेस हो रहे हैं उनकी वजह से हट जाएगा। आप लोग जो है अपना सप्लाई और डिमांड एरिया भी पुट डाउन करना शुरू कर दो कि यार यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, वाकई ये तो हो रहा है। आप वहीं से ट्रेड लगाना शुरू कर दोगे फिर, ठीक है? तो अब आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई बनी, सप्लाई सप्लाई मार्केट में अभी ये सारा सप्लाई चल रहा है, सप्लाई डिमांड मार्केट में भी बुरा हाल हुआ था, ये तो इसको तो छोड़ ही दो आप, ठीक है? ये बनी सप्लाई, यहाँ से बनी डिमांड, मार्केट उठी, यहाँ से उठ के ऊपर गई है, ये ऊपर गई है दोबारा, ये सप्लाई बन रही थी, इसी सप्लाई से दोबारा मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद वो अपने दोबारा डिमांड एरिया पे आ रही है, डिमांड एरिया पे रुकी रही, दो दो तीन चार कैंडल इसने रोकी, और दोबारा इसने जब तोड़ा इस इस डिमांड एरिया को, यहां से इसने तोड़ दिया। जब तोड़ा तो तोड़ के वो नए डिमांड को बनाने गई है अपनी, वो नया डिमांड बनाने गई है, नया लो बनाने गई है। वो नया नहीं होगा, वो पुराना ही होगा। पीछे भी जाके देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, वहां पे भी कोई ना कोई डिमांड एरिया होगा जो मार्केट ने यहाँ से डिमांड एरिया बनाया। ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसने अब सप्लाई कहाँ बनानी थी? सप्लाई वहां बनानी थी जहां से डिमांड टूटी थी। डिमांड एरिया ये था, ये था, इसी जगह पे मार्केट ने अपनी सप्लाई बना दी। डिमांड टूटी, सप्लाई बन गई। फिर ये डिमांड थी, यहाँ ये टूटी, ये डिमांड था, ये टूटा, टूटने के बाद न्यू डिमांड एरिया, और डिमांड एरिया फिर दोबारा सप्लाई कहाँ बनाएगा भाई? जहाँ डिमांड टूटा था वहां पे इसने सप्लाई बनाया, ये सप्लाई एरिया बनाया। सप्लाई के बाद दोबारा नीचे गई, अब वो दोबारा तोड़ के फिर ऊपर जा रही है। अब हमारे पास मेन सप्लाई कहाँ पे भाई? ये सप्लाई है। ये हमें पता है कि यार इस जगह पे हमारे पास सप्लाई एरिया है, मार्केट वहीं खड़ी हुई है। तो हमेशा जब मार्केट चल रही होगी एक स्विंग्स में प्रॉपरली, कि मार्केट जब भी अपनी एक सप्लाई पे गई है, सप्लाई के बाद मार्केट नीचे आई है, डिमांड बनाई, डिमांड बना के दोबारा ऊपर आ रही है, फिर सप्लाई बनाई। अब जब यहाँ से इसने सप्लाई बना दी है ना, नीचे जब आ रही है मार्केट, तो ये पता है आपको कि यार नेक्स्ट डिमांड एरिया ये हमारे पास, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ आएगी, यहाँ से उठेगी। अगर नहीं उठी तो मार्केट दोबारा इसको तोड़ेगी। जब इसको तोड़ देगी तो फिर नीचे जाएगी, डिमांड बनाएगी, प्रीवियस कहीं ना कहीं यहाँ कहीं डिमांड एरिया होगा, वहां से डिमांड से उठेगी दोबारा, उठ के दोबारा जब सप्लाई बनाएगी अपनी, तो वो कहाँ बनाएगी भाई? इस डिमांड एरिया को जब उसने ब्रेक किया था, यहाँ से ब्रेक किया था, इस जगह पे वो सप्लाई बनाएगी अपनी, और मार्केट नीचे आ जाएगी। तो सप्लाई जब टूटती है, सप्लाई बिकम्स डिमांड, डिमांड बिकम्स सप्लाई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हमेशा मार्केट इस तरह से करेगी। ये इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग का मतलब कि ट्रेडिंग कितनी देर की करते हो। लेट्स सपोज अगर आप ट्रेड कर रहे हो कि एक दिन की आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडर हो आप बोलते हो कि यार सुबह ट्रेड करूं और रात में खत्म कर दूं, तो आपके ठीक लिए है 1 ओवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। ठीक है। आप भी ऐसे 1 करते ओवर हैं? का टाइम। जी आप भी ऐसे करते हैं? हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ भाई। ठीक है। मैंने आपको कल एनालिसिस करके दिया, मैंने आपको बताया कि यार ये एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास ऑलरेडी एक सप्लाई एरिया था, हमें पता है, लेकिन हम लोग ट्रेड ढूंढ रहे थे भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये क्या हो गया? मैंने आप लोगों को ट्रेड बताई थी कि यार यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन वो नहीं आई, वो अपनी सप्लाई एरिया पे गई, फिर दोबारा अपनी डिमांड एरिया पे, सप्लाई एरिया पे। अब ये मार्केट ने जब यहाँ से तोड़ा ना अपना डिमांड एरिया, जैसे ही तोड़ा इस जगह पे, ये देखो आपको नजर आ रहा है, साफ साफ पक्का नजर आ रहा है आप लोगों को। ये डिमांड था, ये डिमांड एरिया था, ये डिमांड 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 बन रही थी, ये सप्लाई थी, सप्लाई जैसी इसने मार्केट ने तोड़ी तो डिमांड बना दिया इसको। ये डिमांड एरिया है सारा, मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, इस कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा अपनी सप्लाई कहाँ बना रही है भाई? उसी जगह पे जहाँ पे इसने पहले डिमांड बनाई हुई थी, वहीं से मार्केट नीचे गिरी है। बिल्कुल। फिर दोबारा तोड़ा, नीचे गई है, अब दोबारा ऊपर आ रही है, तो कहाँ आ रही है भाई? अपनी इस डिमांड एरिया के पास मार्केट अभी भी खड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल जा सकती है ऊपर, यहाँ जा सकती है, अगर इसको ब्रेक करती है तो, इसको अगर ब्रेक कर देती है
तो ये मार्केट बिल्कुल। ऐसे जाके ऊपर जाएगी, इस जगह पे ठीक। जाएगी मेन सप्लाई पे, अपनी अपनी मेन सप्लाई पे ठीक। यहाँ पे जाएगी, यहाँ से ठीक है। दोबारा नीचे आएगी। फिर नीचे। जब नीचे आएगी, नीचे आने के बाद हम वेट करेंगे, भाई ये हमारे पास डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया से मार्केट वापसी होती है कि तोड़ती है इसको, अगर ये तोड़ देती है तो हमारा प्रीवियस डिमांड एरिया कहाँ पे है जहां तक मार्केट जा सकती है। सो ठीक सिंपल है। है। ये बैकबोन है जिस पर मार्केट चलती है और सालों साल चलती हुई आ रही है। ये अगर आप समझ गए हो तो आप यस। जीते हो भाई, आप जीते हो। ठीक प्रैक्टिस पे है। गेम है, सारा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चैट में किसी का मैसेज, यस सर मैं भी यही सुनना चाह रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही मास्टर करना है सर आपसे। वेरी गुड सर, टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए? बताया भाई आपको, 1 ओवर का टाइम फ्रेम आप लोग देखो, उस पर स्विंग्स देखो। मैं अभी आप लोगों को स्विंग्स ड्रॉ करके दे देता हूँ, अगर आप कहते हो तो अभी स्विंग्स ड्रॉ करके दे देता हूँ। ठीक है, देखो सारा कुछ हटा देते हैं, 1 ओवर का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देख लेते हैं भाई हमारे पास सप्लाई और डिमांड एरिया क्या है। हम लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है, इतना रखते हैं बस चार्ट, इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। जाएंगे तो वो हमारा चार्ट जो है वो डिफरेंट और पीछे की तरफ चला जाएगा। हम थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट में देखेंगे क्योंकि हमने एक दिन में ट्रेड लेनी है, एक दिन की पूरी ट्रेड लेने के लिए 1 ओवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आओ भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगा हूं मैं आप लोगों के सामने अभी इस टाइम, ठीक है। आप लोग देख लो, जोन्स हमेशा बनाओगे तो आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कामयाबी से देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। जोन्स बनाने पड़ते हैं हमें। जोन्स कैसे बनाओगे कि विक लोगे, विक लेने के साथ प्रीवियस विक देखोगे, प्रीवियस आपके पास जो अपना हाई बनी हुई होगी उसकी बॉडी तक आप जो है ना अपना एक जोन बना लोगे, उसकी बॉडी और हमारी ये वाली जो है इसकी विक तक, ठीक है। इसको आप और मजीद ऊपर भी ले जा सकते हो यहाँ तक, लेकिन ये भी काफी है। अच्छा, अब हमारे पास बना कि मार्केट ने यहाँ से आई, इधर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, अब ये तोड़ा। जैसे ये मार्केट ने तोड़ा यहाँ तक आ गई, ठीक है, ये तोड़ा, ये हमारे पास सपोर्ट बनी थी, ये एक सपोर्ट थी। मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, ऊपर आई है, रेजिस्टेंस बनाया अपना, रेजिस्टेंस का बनाया, इस जगह बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस की लाइन पुट डाउन कर देते हैं, ये लाइन पुट डाउन कर देंगे। रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ी, दोबारा सपोर्ट तोड़ दिया, हम्म। ये मार्केट ने सपोर्ट बनाई अपनी विक, इसको तोड़ा, हमें कंफर्म हो गया कि यार मार्केट का ट्रेंड सेल का है, मार्केट अब सेलिंग में ही जा रही है। अब हम ढूंढेंगे कहाँ मार्केट अपनी सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा नीचे गिरेगी, ठीक है। अब हम मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही इसको तोड़ा, यहाँ से तोड़ने के बाद वो ऊपर आई, ऊपर आने के बाद अब हमारे पास ये एरिया भी था, ये एरिया भी था, इस जगह से मार्केट हमारी नीचे गिर सकती थी। हमने कहा यार ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि बन जाएगा, ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया बिकम्स रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन नहीं गिरी। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो तो आपने क्या करना है, वेट करना है हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस ना टूटे। अगर हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस टूट गया तो इट्स मीन कि ये ट्रेंड ही बेकार है, ये सेलिंग ट्रेंड है ही नहीं। हुआ यही कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आई, वहां से रिजेक्शन दिया, रेजिस्टेंस पे आई मार्केट, और रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ मूव कर गई, और यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, दोबारा नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गई है। ऊपर आने के बाद अब हमारे पास सपोर्ट एरिया ये है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, इसको मार्केट को रेजिस्टेंस बनाना चाहिए था, मार्केट नहीं बनाई, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ऊपर गई है, और हमारे पास ये मेन रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये सेल ट्रेंड खत्म हो चुका है मार्केट का, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे देती, जैसे मार्केट रिजेक्शन दे रही थी, इस जगह रिजेक्शन दिया, इस जगह रिजेक्शन दिया मार्केट ने, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इस रिजेक्शन को हम लोग कंफर्मेशन में कब कन्वर्ट करते हैं। ये कंफर्मेशन पे जाकर ट्रेड ली जाती है, अदरवाइज नहीं ली जाती। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था इस जगह पे। मार्केट ने जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, भाई हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाना है हमारी, या और मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। अभी इस टाइम अगर हम लोग देखें हमारे पास 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे अभी हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है, ठीक है। हमारे पास इस टाइम ये मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ा ऊपर गई, एक और रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस टूटा, ऊपर गई है, फिर सपोर्ट पे आई है, इसी सपोर्ट से मार्केट दोबारा गई, रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर गई है, फिर सपोर्ट बनाई, फिर इसको तोड़ा, यहाँ से इसने इसको तोड़ा, मार्केट ने लेवल को तोड़ा है, तोड़ के ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, अभी तक इसकी सपोर्ट तक नहीं आई थी मार्केट।
यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई है, इसकी सपोर्ट तक नहीं आई, अब आई है इसकी सपोर्ट तक। इस सपोर्ट से मार्केट दोबारा वापसी बैक हो रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जब टूटा था तो बिकम सपोर्ट बन गया ना। हम्म तो इस जगह से मार्केट दोबारा वापसी बैक हो रही है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखा जाए, हमें देखा जाए, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे बाई की, हमें लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये सपोर्ट बनती थी हमारी। और अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारा अभी इस टाइम प्रॉफिट हो चुका होता भाई ऑलमोस्ट 90 पिप्स का। ये होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की गेम भाई। तो भाई ये समझ में आई है कि मैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर करके दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मार्केट उठ रही है, कहाँ से बैठ रही है। इन्हीं लेवल से शेख साहब आपका भी सवाल क्लियर होता है कि मैं कैंडल स्टिक्स देख रहा होता हूँ कि मार्केट इन कैंडल स्टिक इस लेवल को, अगर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये लेवल लगाया हुआ है, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ब्रेक कर रही है तो भाई बाहर हो जाएंगे, अगर ब्रेक नहीं कर रही है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है। मजीद डिटेल में हम लोग आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे हमारे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मजीद डिटेल में, ठीक है।